हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बातें करेंगे सोशल साइकोलॉजी के बारे में। सोशल साइकोलॉजी का कुछ मुख्य पॉइंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बातें करेंगे जो पॉइंट है धारणा निर्माण में सूचना संसाधन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो चलिए पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि धारणा निर्माण पर हुए अनुसंधानों से यानी कि इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन पर जो अनुसंधान हुआ है उससे स्पष्ट हो रहा है कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षण यानी कि परसेप्शन करता है तब उसके समक्ष लक्ष्य व्यक्ति से संबंधित अनेक सूचनाओं की उपलब्धता होती है। यानी कि तब व्यक्ति से संबंधित जो अनेक सूचनाओं की उपलब्धता होती है उस समय, जिसका वह पृथक तरीके से संशोधन करता है, यानी कि अलग अलग तरीकों से उसका निर्धारण करते हैं, संशोधन करते हैं, जिसके आधार पर लक्ष्य व्यक्ति के संबंध में धारणा निर्माण करता है, जिनके आधार पर उस आधार पर क्या करता है वह व्यक्ति कोई भी चीज़ के बारे में जो लक्ष्य निर्धारित होता है उसका एक धारणा बनाता है, निर्माण करता है। तो अब चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है सूचना बहु इकाइयाँ यानी कि मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक साथ बहुत सारे सूचना, जिसको हम मल्टीपल यूनिट्स बोलते हैं। आगे क्या कर रहा है? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करते समय प्रत्यक्षणकर्ता को बहुत लक्ष्य व्यक्ति के संबंध में अनेक तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिनका संकलन इंटीग्रेशन करके ही वह लक्ष्य व्यक्ति के संबंध में एक विशेष धारणा का निर्माण करता है। इसका मतलब हुआ कि जब व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करता है, प्रत्यक्षण करता है, तो उस समय बहुत तरह के अनेक तरह की सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसका क्या करता है? संकलन करता है, इकट्ठा करता है और फिर क्या करता है? लक्ष्य जो होती है उससे संबंधित एक विशेष धारणा निर्माण बनाती है, धारणा बनाती है। इसमें दो विशेष प्रकार की गणितीय प्रतिमानों यानी कि मॉडल्स का उपयोग होता है। इस तरह के इंफॉर्मेशन सूचना में, धारणा में दो तरह के गणितीय यानी कि मैथमेटिकल प्रतिमान मॉडल्स होते हैं। पहला है यौगिक प्रतिमान जो कि एडिटिव मॉडल है, तथा दूसरा औसत प्रतिमान एवरेजिंग मॉडल। इन दो तरीकों से ज़्यादातर इन सूचना का धारणा बनाया जाता है। अब इन दोनों प्रतिमानों का प्रतिपादन, दोनों प्रतिमान जो है मैथमेटिकल और औसत, इनका स्थापना किया था एंडरसन ने किया था। कितने में? 1965 1974 में किया था। उसी का पहला पॉइंट है जो कि यौगिक प्रतिमान है, एडिटिव मॉडल। इसका कहना है, एंडरसन का कहना है इस पॉइंट के बारे में के अनुसार दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के विषय में जो जानकारियां या सूचनाएं प्रत्यक्षणकर्ता के सामने उपस्थित होती है वह उन समस्त सूचनाओं को एक साथ जोड़ देता है और फिर उसके आधार पर एक निश्चित धारणा निर्मित करता है। कह रहे कि जितने भी सूचना मिलती है व्यक्ति को, उन सभी को एक साथ जोड़ देते हैं और फिर उनमें से एक इम्पोर्टेंट जो मुख्य धारणा होती है उसको निर्मित करता है, यानी कि बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया है, मान लीजिए राम अपने दोस्त को श्याम को जोखिम में 4, बुद्धि में 5 और मित्रता में 9 अंक 11 बिंदु रेटिंग मापनी पर देता है। यौगिक मॉडल के अनुसार इन सभी को जोड़ने पर 18 होता है। राम इसी के आधार पर श्याम के बारे में धारणा या छवि निर्माण करेगा। यदि सूची में अधिक धनात्मक सूचनाएं हैं तो अधिक धनात्मक और ऋणात्मक आने से अधिक ऋणात्मक छवि का निर्माण होगा। अगला पॉइंट है औसत प्रतिमान। अगला पॉइंट औसत प्रतिमान है, एवरेजिंग मॉडल। इसका क्या कहना है? एंडरसन के अनुसार, औसत मॉडल के अनुसार व्यक्ति उपलब्ध सूचनाओं को जोड़ता नहीं है
बल्कि उन सूचनाओं का औसत एवरेज के आधार पर लक्षित व्यक्ति के संबंध में एक विशेष धारणा बनाता है। इसके पश्चात सूचनाओं की संख्या से भाग देकर औसत ज्ञात कर लेते हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति के संबंध में अधिक परिशुद्ध व वास्तविक छवि बनती है। औसत एवरेजिंग मॉडल का क्या कहना है कि इसमें व्यक्ति सभी को एक साथ जोड़ता नहीं है सभी सूचना को, बल्कि उनको औसत एवरेज के आधार पर जो लक्ष्य आधारित होते हैं उसको उस पर एक धारणा बनाती है एवरेज निकाल करके, यानी कि जितने होते हैं उसको औसत यानी कि भाग देकर उन संख्याओं के नंबर से भाग दे करके औसत निकालते हैं और फिर उस पर एक छवि निर्माण करता है। उसी तरह केली का कहना है, केली 1975 के अनुसार किसी व्यक्ति की आधुनिक अधिक शुद्ध छवि निर्मित करने के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक सूचना को उसके अनुसार भार दें। कभी कभी धनात्मक सूचना की अपेक्षा निषेधात्मक सूचना को अधिक भार दे दिया जाता है। केली का क्या कहना है कि कभी कभी अधिक शुद्ध छवि निर्मित करने के लिए आवश्यक होता है, इम्पोर्टेंस होता है कि प्रत्येक सूचना को उसके अनुसार भार दे कि जिसका वह जितना जरूरत है। कभी कभी धनात्मक सूचना के अपेक्षा निषेधात्मक सूचना को भी अधिक भार दे दिया जाता है। उसी तरह एस 1946 के अनुसार अध्ययन के अनुसार दो क्रमों में किसी अनजान व्यक्ति के बारे में प्रयोज्यों के दो समूह को दी गई है। एस का कहना है कि किसी अनजान व्यक्ति के बारे में दो समूह के रूप में बांटा गया है। पहला है प्रथम समूह। प्रथम समूह में क्या क्या आ जाता है? बुद्धिमान, इंटेलिजेंस, उद्यमी, इंडस्ट्रियस, आवेगी, इम्पल्सिव, आलोचक, क्रिटिकल, जिद्दी, स्टबर्न, ईर्ष्यालु, इन्वियस। उसी तरह दूसरा समूह है द्वितीयक समूह। इसमें आ जाता है सीधा उल्टा उसका, ईर्ष्यालु, इन्वियस, जिद्दी, स्टबर्न, आलोचक, क्रिटिकल, आवेगी, इम्पल्सिव, उद्यमी, इंडस्ट्रियस, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस। अब क्या करना है, इन दोनों सूचियों सूचना की विषय वस्तु और संख्या समान है, अंतर केवल दोनों सूचियों में शब्दों के क्रम में है। कह रहा है कि दोनों जो सूची है इसका अंतर समान है, लेकिन दोनों का विषय वस्तु एक समान है, लेकिन इसका जो सूची का जो क्रम है ये अलग है। उसी तरह अगला वैज्ञानिक है स्टेवार्ट 1965 के अनुसार यदि प्रयोजकों को नई सूचनाएं देकर दूसरी बार मूल्यांकन करने को कहा जाता है तो बाद वाली सूचनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि इनका क्या कहना है, किसी भी मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को अगर पहले की हुई सूचना को दे दिया जाता है तब कहा जाता है कि फिर से इस पर मूल्यांकन करो, तब क्या होता है कि वह पहले वाला जो सूचना होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसके लिए। उसके बाद रोजेन क्रॉन्ट और क्रॉकेट के अनुसार 1965 के अनुसार प्रारंभिक उन्मुक्ति एक्सपोजर और नई सूचनाओं के मध्य अधिक महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है कि अनुसार प्रारंभिक उन्मुक्ति या शुरू का जो होता है और नई सूचना के मध्य जो अधिक महत्वपूर्ण होती है उसका इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति प्राथमिकता या प्राथमिकी प्रभाव को आधार पर भी धारणा बनाता है। कह रहा है व्यक्ति प्राथमिकता या प्राथमिकी प्रभाव के आधार पर भी धारणा एक इंप्रेशन फॉर्मेशन बना लेता है तथा अभिनवता प्रभाव के आधार पर भी धारणा निर्माण करता है। और कह रहा है अभिनवता प्रभाव के आधार पर भी एक धारणा का निर्माण कर लेते हैं। और अगला वीडियो होगा धारणा निर्माण एवं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के निर्धारक, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन और पर्सन परसेप्शन, यानी कि व्यक्ति के परसेप्शन पर प्रत्यक्षीकरण पर इंप्रेशन फॉर्मेशन का क्या निर्धारक है, क्या क्या निर्धारक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा ले। अगर इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।